वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल लगेगा। ध्यान देना, यहाँ पर दो गोले हैं, एक ये है और एक ये है, दोनों 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसके बाद कहा गया है कि जो आवेश है बेटा, इसका आवेश दिया गया 2 × 10⁻⁷ कूलाम और इसका आवेश कितना दिया गया है? 3 × 10⁻⁷ कूलाम ये दिया गया है। मान लेते हैं ये Q1 है और ये कौन सा है? Q2 है। ऐसा हमने मान लिया। देखो दोनों गोले कहाँ रखे गए? वायु में। अगर दोनों गोले वायु में रखे गए तो इसका मतलब है कि निर्वात में है। किसमें? निर्वात में। वायु और निर्वात लगभग सेम होता है। निर्वात के लिए कूलाम का नियम क्या लगता है? इधर देखो, जब दो बिंदु आवेश होते हैं, दोनों के बीच की दूरी होती है, तो क्या लगता है? कूलाम का नियम, क्योंकि कूलाम के नियम से ही बल पता चलता है। तो वैद्युत बल क्या होता है? या बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ऐसा पढ़े, ध्यान देना बेटा। क्या है कि यहाँ पर यप का मान निकालना, तो यप बराबर इसका मान हमने बताया था क्या होता है? 1/4πε0 का मान बताया था 9 × 10⁹ देखो याद कर लेना, 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ प्लस का 9 होता है। ये हमने पढ़ा रखा है, समझ है? इसीलिए कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो ये समझ नहीं आएगा। ध्यान देना। तो बेटा यहाँ आ जाएगा 9 × 10⁹ इंटू कूलाम। Q1 का मान कितना दिया गया? 2 × 10⁻⁷ और यहाँ कितना दिया गया? 3 × 10⁻⁷ दिया गया, नहीं दिया गया? बेटा R 2 बार दिया गया, r²। लेकिन कुछ बच्चे गलती करेंगे कि वही रख देंगे 30 सेंटीमीटर में दिया गया है। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि सर जी मीटर में रखेंगे? ऐसा क्या है? दो समझो, कभी भी हम यूज करेंगे हमेशा एक राशि यूज करेंगे, चाहे MKS पद्धति यूज करो, चाहे CGS पद्धति यूज करो, चाहे SI पद्धति यूज करो, एक ही पद्धति यूज करना होता है। कूलाम किसका मात्रक होता है? हमने पढ़ाया था, आवेश का मात्रक होता है, वो भी SI पद्धति में या फिर MKS पद्धति में। होता ही नहीं होता। तो अगर MKS पद्धति की बात करें तो बेटा MKS पद्धति में MKS पद्धति की बात करें तो बेटा आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। अगर हम बात करें सेंटीमीटर की तो सेंटीमीटर किस में होता है? CGS में होता है। पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, सेंटीमीटर CGS में होता है लंबाई का मात्रक। तो MKS में क्या होता है? लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो अब हमें बदलना पड़ेगा 30 सेंटीमीटर को मीटर में। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, क्योंकि स्टार्टिंग है हम लोगों की, तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ध्यान देना बेटा, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये इधर गुणा में है, इधर किस पे आ जाएगा? भाग में। तो 1/100 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर नहीं आ जाएगा। ये निकालने का तरीका होता है, पहले ये पता करो कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, फिर इसको निकालो। समझ है? अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पर कितने की निकालना है हमें? देखो जैसे 20 पेनों की कीमत 400 है, तो बेटा एक पेन की कीमत कितनी होती है? 10 रुपये, 20 रुपये होती ही नहीं होती। 17 पेन की कीमत निकालना है तो 17 का गुणा इधर कर दें और 17 का गुणा इधर कर दें। बेटा अभी हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, फिर इसके बाद ये सब नहीं पढ़ाएंगे। ध्यान देना, ये सब बदलना तुम खुद सीखोगे, सीख जाओगे। अभी हम स्टार्टिंग में पढ़ा रहे हैं, ध्यान देना। तो बेटा 17 का गुणा इधर, 17 गुणा इधर। अब कितने निकालना है? 30 का निकालना है। तो 30 का गुणा इधर कर दो और 30 का गुणा इधर कर दो। नहीं कर दें तो इसको लिख सकते हैं 30 × 10⁻⁻2, क्योंकि नीचे +2 बनेगा, ऊपर जाएगा तब हो जाएगा -2। तो मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सॉरी 30 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा?
30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में हमने क्या किया, बदल लिया। अब 2 बार है इसलिए 2 बार लिख देते हैं। 30 × 10 की पावर -2 इंटू 30 × 10 की पावर -2। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर कहीं दिक्कत हो, थोड़ी सी भी दिक्कत हो, बता देना, ध्यान देना बेटा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, 30 × 30, 3 त्रिका 9, 10 दहम 30, 3 त्रिका 9, 30 से काट दो, 3 दहम 30 आ जाएगा। अब देखो 10 10 गुणा करोगे 100 हो जाएगा। 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब 10 की पावर 2 में 10 की पावर प्लस के 2 में 10 की पावर माइनस का 2 घटाओ, कितना आ जाएगा, 10 की पावर 0, 0 का मान 1 होता है, समझ आए? तो 1 आ जाएगा, बच क्या आ जाएगा, 10 की पावर -2। अरे ये 10 और 10 कितना हो जाएगा, 100। और 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2, 10 की पावर -2 में 10 की पावर 2 घटाओगे कितना बचेगा, 10 की पावर -2 बचेगा। अब समझो, तो यह बराबर यहाँ कितना, 3 दूना 6 गुड़े, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 गुड़े 10 की पावर -7 7 14। ये तो आता होगा ना, इधर घातांक और करनी है 2, नीचे प्लस में, ऊपर किस में जाएगा, माइनस में। तो माइनस में प्लस में जाएगा, तो प्लस में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 9 2 11, 14 में 11 घटाओ तो -3, तो 6 गुड़े 10 की पावर -3 न्यूटन। बेटा ये निकल के आएगा बल, समझ आए, नोट कर लो। 0.4 माइक्रोकूलाम का आवेश है कि किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम आवेश हो तो पहले दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, फिर बताना है दूसरे गोले पर कितना बल लगेगा। तो समझो बेटा, सवाल इजी है थोड़ा, बता रहे हैं सब कुछ बता। देखो ध्यान देना, यहाँ पर एक गोला है, इधर यहाँ पर एक आवेशित गोला है। बेटा इस गोले का मान कितना दिया गया है, 0.4 माइक्रोग्राम, 0.4 माइक्रो, याद रखना। अगर कहीं पर लिखा हो 1 माइक्रो, तो 1 माइक्रो बराबर होता है 10 की पावर -6 मीटर, ये होता है। और अगर कूलाम की बात कर रहे हैं तो कूलाम हो जाएगा, अगर मीटर की बात कर रहे हैं तो मीटर हो जाएगा, समझ रहे? तो इंटू 10 की पावर -6 कूलाम, समझ रहे? अब देखो इसको बोलने Q1, क्या बोलते हैं बेटा, Q1। अब ध्यान देना, इसके बाद कह रहा है कि किसी अन्य गोले पर, किसी अन्य गोले पर, तो मान लेते हैं कोई अन्य गोला ये है, किसी अन्य गोले पर 0.2 न्यूटन का बल लगता है। कितना लगता है, 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यानी कि अगर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है तो जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो F बराबर कितना लग रहा है, 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है, समझ रहे? इसके बाद कहा गया है कि यदि दूसरे गोले का आवेश 0.8 माइक्रोकूलाम है तो दूसरे गोले मतलब Q2 का मान कितना दिया गया है, 0.8 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 कूलाम। आगे नहीं जाएगा, ध्यान देना बेटा। अब कह रहा है दूरी बताओ, फिर दूसरे गोले पर बल बताओ। तो बी नंबर की बात करें तो बेटा जितना बल इस पे लगेगा उतना ही बल तो इस पे लगेगा, तो बी नंबर तो सॉल्व हो गया ऐसे ही, क्योंकि बेटा जितना बल ये वाला गोला इस पर लगाएगा उतना ही गोला ये वाला इस पर लगाएगा, क्योंकि दोनों पर बल तो बराबर लगेगा, नहीं लगेगा। जितना प्रतिकर्षण बल इस पर लगेगा उतना ही प्रतिकर्षण बल इस पर लगेगा, तो दूसरे गोले पर जो बल लगेगा वो 0.2 न्यूटन का लगेगा। कितना लगेगा, 0.2 न्यूटन का। लेकिन बेटा दूरी पूछी गई है, क्या पूछी गई है, दूरी। तो मान लेते इन दोनों की बीच की दूरी क्या है, r है, मान लेते। बेटा कौन सा फार्मूला लगेगा, डायरेक्ट वही, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या बनेगा, r²। ध्यान देना बेटा F का मान कितना देगा, 0.2 न्यूटन नहीं दिया गया, और इसका मान कितना होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। बेटा Q1 का मान कितना देगा, 0.4 इंटू 10 की पावर -6
इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻6 बड़ा कितना आ जाएगा आर स्क्वायर। बेटा एक चीज़ ध्यान दो, क्या होता है कि यहाँ पर हम कैलकुलेशन मैथ की जैसे नहीं करते, थोड़ा स्मार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अलग टाइप की कैलकुलेशन होती है, बड़ी डिफिकल्ट होती है, सरल नहीं होती है, समझ है। तो ध्यान देना, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे बेटा, नीचे 1 0 बढ़ा देंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 0 और बढ़ा देंगे, हो जाए नहीं हो जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब इस 10 से ये वाला 0 0 कट जाएगा, ठीक है, 2 दूना 4 हो जाएगा, समझ है। बट आर स्क्वायर इधर भाग में, इधर किस पे आ जाएगा गुणा में, तो बनेगा आर स्क्वायर बराबर, इधर ये भाग में गुणा में आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 9 गुणे 2 गुणे कितना आ जाएगा 8 और गुणे 10 की पावर 9 और 1 ऊपर जाएगा तो 6 6 12, 6 6 12, ये माइनस में जाएगा तो 13 हो जाएगा। 13 में 9 घटाओ कितना आ जाएगा, 13 में 9 4, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, वो भी माइनस का, किसका आ जाएगा माइनस का 4। ये सब चीज़ें बहुत माइनर करती हैं, ध्यान देना। बेटा हमें क्या निकालना है रूट, क्योंकि स्क्वायर है तो रूट निकालना है, तो रूट निकालने के लिए इधर कर दें स्क्वायर, इधर भी कर दें रूट, कर सकते हैं। और जब इधर करेंगे तो बेटा ध्यान देना, यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आर बराबर, यही सॉल्व करते हैं। बेटा 8 को क्या ले सकते हैं 4 गुणे 2 नहीं ले सकते, आप समझो 9 का 3 बाहर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, इस 2 से 1 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और इस 4 से 1 2 बाहर आ जाएगा। कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, अगर पूरा गुणा करोगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, समझ है। गुणे और 10 की पावर 4 है, 10 की पावर -4 को क्या ले सकते हैं 10 की पावर -2 गुणे 10 की पावर -2, जोड़ेंगे तो कितना रहेगा 10 पावर -4, तो बाहर निकाल सकते हैं, तो गुणे 10 की पावर -2 नहीं आ जाएगा क्या। ये सब किस में चल रहा है मीटर में, समझ है। 3 दूना 6 दूना 12, तो आर बराबर 12 गुणे 10 की पावर -2। तो अगर ऐसे भी करते तो कर सकते थे, 8 दूना 16, 16 9 144, 144 का रूट कितना होता है 12, 10 पर -4 का 2 आ गया, आर का मान भी आ गया। बल कितना आएगा बेटा, वही आएगा 0.2 न्यूटन का बल लगेगा दूसरे पिंड पर भी। नहीं क्लियर हुआ, समझ आए, नोट कर लो। कांच की छड़, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना अन्य वस्तुओं के युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण से किस प्रकार आधारित है। देखो ये सवाल तो नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट है, पूरा पूरा समझ आना चाहिए, ध्यान देना। तुम लोगों ने पढ़ा है, हमने पढ़ाया भी था, आवेशों की संकल्पना, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, थ्योरी में पढ़ाया था। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज यानी कि आवेशों की संकल्पना। अगर आवेशों की संकल्पना की बात करें, जैसे मान लो बेटा ये एक गोला है और एक गोला ये है, ठीक है, तो एक कांच का है और एक किसका है रेशम का है। तो मान लेते हैं एक किसका है कांच का है और एक किसका है रेशम का है, समझ है। एक कांच का और एक किसका है और रेशम का है। तो बेटा गलत है क्या, रेशम, इधर ध्यान देना, एक कांच का और एक किसका है रेशम का है। तो ध्यान देना, देखो क्या है कि आपस में जब रगड़ा जाता है तो एक धनावेशित हो जाएगी और एक ऋणावेशित हो जाएगी, समझो। जैसे हम आपस में हाथों को रगड़ रहे हैं, हाथों को रगड़ने से इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके इसमें जाएंगे, इससे निकल के क्या हो जाएंगे इस पे जाएंगे। बट जब इससे निकल के इस पे जाएंगे, हो सकता है इससे निकल के इस पे जा रहे हो, तो अगर जाएंगे तो क्या होंगे आवेशित होंगे, क्या होंगे आवेशित होंगे। तो एक धनावेश होगी और एक कैसी होगी ऋणावेश। तो बेटा होता क्या है कि ये परमाणु होता है, यहाँ पर क्या होता है परमाणु। परमाणु के अंदर क्या होता है
नाभिक और नाभिक होता है। नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बट इसके बाह्यतम कक्ष में कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इधर ध्यान देना। नाभिक के द्वारा अब तो है नहीं धुआं, ड्रामा करो, एक भी धुआं नहीं है, अब नहीं है, पहले था। इधर ध्यान देना। देखो, अगर देखा जाए नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स लगता है, उसे बोलते हैं जेप फोर्स। क्या बोलते हैं? जेप फोर्स। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स लगता है, उसे बोलते हैं जेप फोर्स। बेटा होता क्या है कि नाभिक होता है धनात्मक। कैसा होता है? धनात्मक। और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणात्मक। एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, इन दोनों के बीच क्या लगेगा? आकर्षण फोर्स, आकर्षण बल लगेगा। जब आकर्षण बल लगेगा तो होता क्या है बेटा कि जो नाभिक है ये इलेक्ट्रॉन पे एक बल लगा रहा होता है, लेकिन कुछ परमाणुओं के नाभिक कमज़ोर होते हैं और कुछ परमाणुओं के नाभिक अधिक तगड़े होते हैं। समझ है? अब जो ज़्यादा मजबूत है नाभिक, वो अपने इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़ के रखेगा, और जो कम मजबूत है वो पकड़ के नहीं रख पाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा और एक ग्रहण करेगा। बेटा धातुएं इलेक्ट्रॉनों को त्यागती हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। तो यहाँ पर जो कांच है, इधर यहाँ पर जो कांच है वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? त्याग करेगा। और रेशम क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो बेटा ये त्यागेगा और ये क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो हमने कंसेप्ट ऑफ चार्ज में पढ़ाया था, जब ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो किसकी अधिकता हो जाएगी? जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो किसकी अधिकता हो जाएगी? प्रोटॉनों की। किसकी हो जाएगी? प्रोटॉनों की। अगर प्रोटॉनों की अधिकता हो जाएगी तो बेटा प्रोटॉन होता कैसा है? प्रोटॉन होता कैसा है? प्रोटॉन कैसा होता है? धन आवेश। तो इस पिंड में कौन सा आवेश आ जाएगा? धनात्मक। और जो ग्रहण करेगा तो ग्रहण करने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉनों कैसे हो जाते हैं? ऋणात्मक। तो ये वाला पिंड कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक। तो दो चीज़ें कंफर्म हो गई। एक तो कांच कैसा होगा? धनात्मक। रेशम कैसा होगा? ऋणात्मक। दो चीज़ें बेटा कंफर्म। कांच कैसा? धनात्मक। रेशम कैसा? ऋणात्मक। तो कांच त्याग रहा है और रेशम क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। बेटा आवेशित तो दोनों हो रहे हैं। अब बताओ, जैसे मान लो इसने 5 इलेक्ट्रॉन दिए। कितने दिए? 5। तो ये प्लस हो गया, ठीक है। मान लेते 2 मिनट के, इसे 5 दिए और इसने कितने लिए? 5। जितने देगा उतने तो लेगा। जब 5 लेगा तो बेटा ये कैसा होगा? प्लस का 5। अगर इसका हम कुल आवेश बताना चाहें तो दोनों कट जाएंगे, तो कुल आवेश कितना आ जाएगा? 0। तो अगर नेट आवेश की बात करें, कुल आवेश की बात करें तो 0 होगा। कुल आवेश क्या होगा? 0 होगा। लेकिन अगर इसकी बात करें तो प्लस होगा, इसकी बात करें तो माइनस होगा। ये हमने एक बार पढ़ा भी चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज में। समझ है? यही होगा इसका सवाल, मतलब हल यही होगा और कुछ नहीं होगा। समझ है? हाँ बेटा कह रहा है कि ऊन से रगड़े जाने पर, इधर सुनो, कह रहा है ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा ऋण आवेश है। कैसा है? पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। तो पूछा गया है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए, और कहा गया है क्या ऊन से पॉलीथीन में शांति स्थानांतरण होगा? बेटा समझना, सवाल बढ़िया है। देखो एक पॉलीथीन का टुकड़ा है और एक किसका है? ऊन का है। समझो, मान लेते हैं ये ऊन का टुकड़ा है। किसका है? ऊन का है। और एक किसका है? ये मान लेते हैं पॉलीथीन का है। एक पॉलीथीन का है और एक किसका है? ऊन का है। बड़ा इसने क्या कहा? ध्यान देना, कह रहा कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा
3 × 10⁻⁷ कूलाम ऋण आवेश हो जाता है। ध्यान देना, तो जो इसका आवेश हो जाता है, इसको जब इससे रगड़ते हैं तो बेटा इसका जो आवेश हो जाता है वो -3 × 10⁻⁷ कूलाम। तो सबसे पहली बात तो ये बताओ कि जब हमने इसको इससे रगड़ा तो ये हो गया माइनस। तो अगर माइनस हो गया है तो इलेक्ट्रॉनों को किसने ग्रहण किया है? पॉलीथीन ने। त्यागा किसने है? ऊन ने। तो बेटा ऊन ने त्याग किया इलेक्ट्रॉनों को और पॉलीथीन ने क्या किया है? ग्रहण किया है। अगर कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता किस में होगी, पॉलीथीन में कि ऊन में? पॉलीथीन में। कमी कहाँ होगी? ऊन में। तो बेटा ये बताओ, जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान बढ़ेगा, कितना भी हल्का हो, कितना भी हल्का हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान बढ़ेगा ही, नहीं बढ़ेगा क्या? तो यही पूछ रहा था सेकंड नंबर में, कह रहा कितना संहति होगा या कितना संहति का स्थानांतरण होगा। समझते हैं, पहले ए नंबर करते हैं। बेटा ए नंबर में क्या पूछ रहा है? ए नंबर में कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ से, कितने इलेक्ट्रॉन। बेटा कितने का मतलब क्या होता है? कितने लोग हैं? ओ सांबा, कितने लोग हैं? अरे कितने आदमी हैं तेरे, ये तो बोलते हैं, मतलब कितने आदमी, गिनती में कितने लोग हैं। यन का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? यन का मान। बेटा स्थिर आवेश है। कैसा है? स्थिर आवेश है। अगर स्थिर आवेश है तो क्यू बराबर यानी लगेगा, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर यानी, तो क्यू बराबर एन ई। क्यू का मान कितना दे गए? -3, माइनस ना लिखें कोई दिक्कत नहीं, 10⁻⁷ बराबर n इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। इधर गुणा में तो किस पे जाएगा? भाग में। तो बेटा n बराबर कितना बनेगा? 3 × 10⁻⁷ बटे 1.6 × 10⁻⁻19। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे ऊपर बढ़ाएंगे, नीचे हटाएंगे ऊपर, ऊपर हटाएंगे नीचे। हाँ, नारा याद कर लो, ऊपर हटाएं नीचे बढ़ाएं, नीचे हटाओ ऊपर बढ़ाओ। हाँ, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, समझ रहे? लाइव बनाओ। यन बड़ा कितना हो जाएगा? 16 दूना 32 ज़्यादा हो जाएगा, 16 कम 16, पॉइंट कितना बचेगा? 4 इधर 10 उधर, 14, 140 हो जाएगा। तो 140 में 16 भाग दो, कितनी बार जाएगा? 16 नहीं 140, हाँ 16 8 बार जाएगा। 1.8 × 10⁻⁴ कितना आ रहा है? ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 19, 19 में 7 घटाओ, कितना आ जाएगा? 12, तो 10⁻12। नहीं समझ आया? तो यन बराबर कितना आ जाएगा? लेकिन बेटा आवेशों का क्वांटीकरण कहता है कि हम पूर्ण गुणज लेते हैं। आवेशों का क्वांटीकरण क्या कहता है? कि हमेशा हम पूर्ण गुणज लेते हैं। 1.8 यानी कि 1.5 हम नहीं दान कर सकते। दान कर सकते क्या? नहीं। तो इसके लिए 1 0 यहाँ से ले लो और यहाँ से पहले पॉइंट हटा दो, तो समझो बेटा ये आंसर गलत होगा। इसलिए यन बराबर 18/10 गुणे 10⁻11 × 10 लिख सकते हैं। 1 0 से 1 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? यन बराबर 18 × 10⁻11। इतने इलेक्ट्रॉन दान किए जा रहे हैं, मतलब 18 के आगे 11 0, इतने इलेक्ट्रॉन दान किए जा रहे हैं इस ऊन से पॉलीथीन में। समझ है? अब ये बताओ संहति होगा कि नहीं होगा? संहति का मतलब होता है बेटा द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। अब इससे इस पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, टोटल कितने जा रहे हैं? 18 × 10⁻11 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। यही तो होता है, नहीं होता क्या? समझो, जैसे मान लो तुम 10 लोग हो, अब 10 लोग में एक का वजन 15 किलो है, सबका सेम है। समझ है? एक का अगर 15 है तो 10 कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, 150 किलोग्राम हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? पौवा भर के तो नहीं हो। इधर ध्यान देना। तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? इधर गुणा कर दो दोनों का, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है? तो क्या हो बताओ बेटा? देखो यहाँ से पॉइंट हटाए, यहाँ 1 पॉइंट था ना, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ा देंगे। 12 से 1 0 ले लिया, नहीं ले सकते क्या? तो इससे 0 काट देंगे। 18 गुणा कितना बनेगा?
10 की पावर 11। नहीं समझ रहा है? अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट लगा था क्या? नहीं लगा था। 18 गुणे 10 पावर 11, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो इस जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कितने बचेंगे? 10। तो यम बराबर 18 गुणे 91 गुणे बेटा कितना आ जाएगा? 31 में 10 घटाओ, क्योंकि एक कट चुका है, एक जीरो यहाँ से कट चुका है, नहीं यहाँ बसर नहीं बचाते, एक कट चुका है बस। 10 तो कितना बचेगा यहाँ? 31 बचेगा, सॉरी 21 बचेगा। 10 की पावर माइनस 21, इसका गुणा कर लो, यही होगा द्रव्यमान जो भी है। तो यम बराबर कितना आ जाएगा? 1638 गुणे 10 की पावर माइनस 21 kg। तो ये इसका क्या होगा? द्रव्यमान। अरे यार ये 31 है, 10 की पावर माइनस 31। अब सुन लो, ये एक जीरो आ गया नीचे पॉइंट हटाने से, और ये 10 की पावर 11 है, 11 में एक घटाओ कितना आ जाएगा? 10, और 31 में 10 घटा दो, कितना आ जाएगा? 21। अब सुनो, ये जो पन्नी में जो वजन आया है, जो भार आया है, जो द्रव्यमान आया है, वो कितना आया है? 1638 गुणे 10 की पावर माइनस 21 kg। नहीं समझ रहे? नोट कर लो।